अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हेसिस लॉ। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। बेटा ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में ये शामिल बनेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास और लॉन्ग के साथ साथ इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में भी शामिल होता है। हेसिस लॉ क्या होता है बेटा? हेसिस लॉ क्या है? हीट के बारे में हमने इसके बारे में स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले मैं कॉमन सी बात समझते हैं हेसिस लॉ के बारे में। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट। बेटा इस लॉ के अंदर हमने सिर्फ ये बात पढ़नी होगी, ये बात स्टडी करनी होगी कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसके दौरान या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। अब देखो एक रिएक्शन है यहां पर, ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल रिएक्शन। देखो एक रिएक्शन है जिसके अंदर ए रिएक्टेंट है और इसने कन्वर्ट होना है डी के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के दो तरीके हैं। पहला मेथड कि ए डायरेक्टली डी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो जब ए डायरेक्टली डी के अंदर कन्वर्ट होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है, तो उसे हम शो करेंगे डेल एच से। ये टोटल अमाउंट है जब ए डायरेक्ट डी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ए को डी में कन्वर्ट करने का एक और तरीका भी है कि दरमियान में कोई इंटरमीडिएट बने। क्या होगा? पहले ए कन्वर्ट हो बी के अंदर तो कुछ हीट में चेंज आएगा, फिर बी कन्वर्ट हो सी के अंदर, फिर हीट में कुछ चेंज आएगा, फिर सी कन्वर्ट हो डी के अंदर, तो ये भी तो डी में कन्वर्ट हो रहा है। ये इसका सेकंड रूट था। क्या हुआ? पहले जब ए से बी में कन्वर्ट होता है, इसमें हीट में चेंज आया, उसे नाम देंगे डेल H1। जब बी सी से कन्वर्ट होगा हमारे पास डेल H2 का नाम देंगे। जब सी डी में कन्वर्ट होगा तो नाम देंगे डेल H3 का। तो बेटा दो हमने प्रोसेस पढ़े। हमने क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, बनाना डी था पहला मेथड, ए से डायरेक्ट डी बना लिया तो हीट में चेंज आया डेल H। दूसरा मेथड ए से बी में कन्वर्ट किया, बी से सी में, सी को फिर डी में कन्वर्ट किया, दूसरा मेथड। अब वो कहता है कि जब ए को डी में कन्वर्ट करते हैं, जितना हीट में चेंज आता है वो उतना ही होगा जितना हम ए को बी में, बी को सी में, सी को डी में कन्वर्ट करते हैं। दोनों में जो हीट का चेंज होगा वो बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि ए को डी में कन्वर्ट करें तो हीट रिलीज कम होगी, बजाय ए को बी में, बी से सी और सी को डी उसकी ज्यादा हो। ऐसा नहीं होगा, हीट की मिकदार बराबर होगी। चाहे आप डायरेक्ट ए से डी में बनाए या ए को बी में, बी से सी, सी को डी में कन्वर्ट करें, हीट जितनी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उसकी अमाउंट कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो हम इसे इस तरह तो लिख सकते हैं ना कि डेल H जो डायरेक्ट ए से डी में कन्वर्ट हो रहा है वो किसके बराबर होगा? डेल H1, डेल H2 और डेल H3। डेल H1, डेल H2 और डेल H3 हीट की मिकदार इन दोनों के बराबर रहेगी। वो कहता है हीट की मिकदार बराबर है। कैसे? एक छोटी सी, यहां पर अगर यहां पर मैं इसे एक्सप्लेन करके कहूं कि जब ए से डी में कन्वर्ट हुआ, जब ए डी में कन्वर्ट हुआ तो यहां से हीट रिलीज हुई, लेट्स सपोज 50 किलो जॉल। कितनी रिलीज हुई? 50 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। 50 डायरेक्ट ए से डी में कन्वर्ट हो तो 50 किलो जॉल एनर्जी रिलीज हुई। ये डायरेक्ट मेथड था, डेल H की वैल्यू निकल आई। अब एक और मेथड है, जब ए बी में कन्वर्ट हुआ तो कुछ हीट रिलीज हुई। कितनी हुई? हम कहते हैं कि -15 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। जब बी सी में रिलीज हुआ, चेंज हुआ, तो फिर हीट रिलीज हुई। कितनी हुई? -15 हीट रिलीज हुई। जब सी में डी में कन्वर्ट हुआ तो हीट रिलीज हुई -20 हीट रिलीज हुई और डी में कन्वर्ट हो गया। काउंट करो, ए से डी में कन्वर्ट हो रहा है। डेल H की वैल्यू मैंने कितनी लिखी? मैं कह रहा हूं डेल H की वैल्यू है 50 इज इक्वल टू H1 की -15, H2 की -15, H3 की -20। बेटा काउंट करोगे आंसर दोनों का बराबर आएगा। वो कहता है कि चाहे हम
एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट कर दें या रिएक्शन को 3-4 स्टेप में कंप्लीट करें, उससे हीट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जितनी हीट रिलीज होनी होगी वो कांस्टेंट रहती है। बस ये तो लॉ पढ़ना हम नहीं सीखते हैं इस लॉ के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन देखो, इफ अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट वे, एक केमिकल रिएक्शन है वो डिफरेंट वे से कंप्लीट होता है, डायरेक्ट या डिफरेंट रूट से, द एनर्जी चेंज इज सेम, जो एनर्जी का चेंज आता है वो सेम रहता है रिगार्डलेस ऑफ द रूट बाय विच केमिकल चेंज टेक प्लेस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस रूट से रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जो टोटल एनर्जी चेंज होगा, टोटल एनर्जी रिलीज होगा वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन एक कंडीशन होगी, प्रोवाइड इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स आर सेम, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर इस पूरे रिएक्शन के अंदर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब वो वैल्यू सेम होनी चाहिए, स्टेट सेम रखनी पड़ेगी। तो बेटा हमारे पास इससे मैं भी तो कह सकता हूं ना कि डेल एस समेशन इज इक्वल टू 0, मतलब टोटल आंसर ए से डी में कन्वर्ट होने का आंसर निकल रहा है हमारे पास 50। इस 50 में से मैं 20 को माइनस कर दूं, बाकी 30 रह गया, बाकी 15 माइनस कर दूं, बाकी 15 रह गया, बाकी 15 माइनस कर दूं, यहां पर आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। वो कहता है साइकिल के अंदर टोटल एनर्जी का चेंज अगर मैं दोबारा रिवर्स में लेके आऊं तो आंसर 0 आएगा, डेल एस समेशन 0 रहेगा हमारे पास। तो बेटा डेल एस समेशन पर कितना रहेगा हमारे पास? 0 आंसर रहेगा। अगर हम दोबारा को जो टोटल 50 आंसर आ रहा है रिवर्स में मूव करूंगा तो माइनस कर जाऊंगा, आंसर दोबारा 0 पे आ जाएगा। यहां पर आंसर है -50, रिवर्स में इसे माइनस कर जाऊं तो आंसर 0 पे आके रुक जाएगा, डेल एस समेशन कहते हैं हमारे पास। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में टोटल आंसर हम 0 के बराबर होगा, मतलब रिएक्शन एक स्टेप में हो या ज्यादा स्टेप में हो, हीट चेंज बराबर रहता है। ये था एक जनरल एग्जांपल जिसके हमने डेफिनेशन देखी। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, केमिकल रिएक्शन देखते हैं बेटा। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल, केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के जरिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं बेटा। सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के 2 तरीके हैं, एक है डायरेक्ट वे, एक है वो स्टेप बाय स्टेप वे। डायरेक्ट वे पहला मेथड देखते हैं, फर्स्ट वे। सोडियम कार्बोनेट बनाने का पहला तरीका ये हो कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लें और कार्बन डाइऑक्साइड से डायरेक्ट जब रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट बना देता है। ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट बन जाएगा और यहां से जो डेल एच होगा, इसका आंसर डेल एच, डायरेक्ट हीट, यहां से हीट रिलीज होगी। हीट कितनी होती है? -89.08 किलो जूल पर मोल। ये टोटल अमाउंट है, ये एक स्टेप के अंदर रिएक्शन हो रहा है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट को बनाने का एक और तरीका भी है, सेकंड वे, सेकंड मेथड। दूसरा तरीका कौन सा होगा? 2 स्टेप में होता है ये। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, शुरू के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड लें और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा दें तो एक इंटरमीडिएट बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये पहला स्टेप होगा। तो डेल H1 पहला स्टेप, हीट रिलीज होगी इतनी -58.06 किलो जूल। ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना, इसका मजीद रिएक्शन करना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड मजीद रिएक्शन जब करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा सोडियम कार्बोनेट के अंदर। ये दूसरा स्टेप था, तो यहां भी हीट रिलीज होगी, डेल H2 -41.02 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होगी। तो ये हमारे पास 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है, यहां पर डायरेक्ट हो रहा है, 2 मेथड्स है। तो हैसीज लॉ तो ये कहता है कि जो टोटल हीट कंटेंट होगा वो बराबर रहेगा। उसे प्रूफ करते हैं बेटा। यहां पर देखो टोटल हीट कंटेंट, इसी चीज को इन दोनों को मैंने इस यहां पर साइक्लिक प्रोसेस भी दिखा दिया है। यहां से समझने का मजीद आसान लगेगा आपको। किस तरह मैं ये कह रहा हूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है सोडियम कार्बोनेट के अंदर, डायरेक्ट सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है और ये हमारे पास डेल एच की वैल्यू निकल आती है। डेल एच, ये डेल एच हो गया टोटल वैल्यू, जो -89.08 किलो जूल। दूसरा मेथड सोडियम कार्बोनेट था, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर पहले सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो, पहला स्टेप। कुछ हीट रिलीज होगी H1, फिर ये मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट H2 में कन्वर्ट हो, 2 स्टेप में हो। तो इसमें इस तरह लिख सकता हूं, जो टोटल है डेल H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। एक रिएक्शन डायरेक्ट हो रहा है और वो 2 स्टेप में भी हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, टोटल इज इक्वल टू H1 प्लस H2। ऐसे ही होगा।
तो दोनों का हीट कंटेंट बराबर होगा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। वैल्यू क्या होगी, डेल एच टोटल डायरेक्ट जो आंसर निकलता है वो होता है -89.08, जबकि डेल एच वन पहले स्टेप की रिलीज -58.06, डेल एच टू दूसरे स्टेप की -41.01। वैल्यू पुट कर दो कि क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस कराएगा -89.8, और ये दोनों आंसर सेम आते हैं। इससे मैंने हैसीज लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ये देखो रिएक्शन डायरेक्ट स्टेप में हो रहा था तो -89.08 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी। दो स्टेप में हो रहा है, दोनों की एनर्जी को जमा करो वो भी आंसर यही निकलेगा। तो यही तो हैसीज लॉ कहता है कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, जो लेकिन जो टोटल हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो बेटा ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी, इसकी जरिए हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो एक थ्योरेटिकल एग्जांपल थी, ये हमने एक जनरल एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन है कि हम हैसीज लॉ को यूज क्यों करते हैं, हैसीज लॉ की इंपॉर्टेंस कहां कहां पर है, हैसीज लॉ शुरू में इंट्रोड्यूस कराया क्यों गया। बेटा इसकी 3 इंपॉर्टेंस है, हैसीज लॉ की 3 इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली हीट ऑफ फॉर्मेशन, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, उनका कंपाउंड का बनना डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते। जिसकी मिसाल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड या बोरून ट्राइऑक्साइड, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली। इनका बनना हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है या बोरून है, ये जो एल्यूमिनियम या बोरून है इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है। एक प्रोटेक्टिव लेयर किसकी लगी होती है, ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है तो इसमें कितनी हीट रिलीज होगी डायरेक्ट फाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑक्साइड की। जब हम इसे कंबंशन जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि इस ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो हम इसकी पूरी वैल्यू तो फाइंड, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर हमें कोई इनडायरेक्ट वे देखना पड़ेगा जिससे हम ये मालूम कर सके कि एल्यूमिनियम जब 1 मोल बर्न जलता है या 1 मोल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो कितनी हीट रिलीज होगी। तो हम फिर हैसीज लॉ को यूज करेंगे क्योंकि उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो पहले इसकी एप्लीकेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोरून ट्राइऑक्साइड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली because a protective layer is present on the surface of aluminium। इनके ऊपर एक ऑक्साइड की एक लेयर होती है जो इन्हें कंप्लीट बर्न नहीं होने देती। जब पूरी तरह जलेंगे नहीं तो पूरी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होंगे तो हीट फाइंड नहीं होगी, टोटल वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती। दूसरा रीजन, द कंपाउंड लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड डू नॉट प्रिपेयर डायरेक्टली। बेटा जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन और क्लोरीन के डायरेक्ट रिएक्शन से CCl4 नहीं बनता, ये तो हैलोजिनेशन से बनता है। हैलोजिनेशन अगर आपको याद हो, वो हमने हैलोजिनेशन पढ़ा था जिसमें पढ़ते हैं CH4 जब Cl2 से रिएक्ट करता है तो एक क्लोरीन जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH3 Cl बन जाएगा, फिर हाइड्रोजन निकलेगा। ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन से बनता है। हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन से बनता है, ये तो डायरेक्ट नहीं बनता। जब डायरेक्ट नहीं बनता तो इसकी हीट हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके स्टेप्स होते हैं, इसके लिए भी हैसीज लॉ को इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली। कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना भी डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन के जलने के साथ साथ जब भी कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनता है लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्ट फाइंड नहीं होती, क्योंकि साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ मिकदार में बन जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट कितनी होगी, इसे हम फाइंड डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, हैसीज लॉ को यूज करते हैं। ये 3 मेथड है बेटा, 3 वजह हमने है जिसकी वजह से हैसीज लॉ को यूज करते हैं। इस तीसरे पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनता है तो कितनी हीट रिलीज होती है, डायरेक्ट तो फाइंड नहीं हो सकता लेकिन हैसीज लॉ के जरिए फाइंड हो सकता है। कैसे होगा बेटा, यहां पर पहले साइक्लिक प्रोसेस देखो। साइक्लिक प्रोसेस देखो बेटा, ये देखो हमारे पास मौजूद है कार्बन। जब इसे ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं
तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बनेगा तो यहां से कुछ हीट रिलीज होगी। कितनी हीट रिलीज होती है? टोटल हीट है बेटा, ये टोटल हीट यहां से कितनी रिलीज होगी? -393.7 किलो जॉल पर मोल हीट रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। एक और तरीका भी है, कार्बन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ जलाएं और पहले वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो, वो क्या कहलाएगा? ΔH1। फिर इस कार्बन मोनोऑक्साइड को मजीद ऑक्सीजन देकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करें, इसे देखें ΔH2। तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। इसकी हीट फाइंड की जा सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, इसे मजीद ऑक्सीजन सप्लाई करो, मजीद ऑक्सीजन जब इसे दोगे तो मजीद ऑक्सीजन देने से ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए हीट की वैल्यू आती है -283 किलो जॉल पर मोल होती है। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ये ΔH1 डायरेक्ट फाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड नहीं होती। तो हमें ΔH की वैल्यू मालूम है, ΔH2 की वैल्यू मालूम है, तो ΔH फाइंड कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास टोटल आंसर क्या होगा? ΔH है ना, किसके बराबर होगा? ΔH1 ΔH2 के बराबर हो जाएगा। हमें क्या मालूम नहीं है? हमें ΔH1 मालूम नहीं है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड मालूम नहीं है, तो ΔH1 किसके बराबर आ जाएगा? ΔH1 H2 क्वेश्चन ले जाओगे तो ΔH -H2 की वैल्यू, तो बेटा यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ΔH1 के फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी हीट रिलीज होगी? ΔH की वैल्यू पुट करो, ΔH की वैल्यू कितनी हीट होती है? -393.7। उसके बाद ΔH2 क्या होगा? ΔH2 हमारे पास है यहां पहले से माइनस था, ये -283, माइनस क्या हो जाएगा? -283, तो माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस तो वहां से निकलेगा -110.7 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। ये ΔH1 का आंसर निकल आएगा -110.7 किलो जॉल पर मोल। डायरेक्ट फाइंड नहीं हो रही थी, लेकिन उन्हें आपस में माइनस कर देने से फाइंड हो सकती है कि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बन रहा था तो -393.7 किलो जॉल, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा तो डायरेक्ट फाइंड नहीं हो सकता कि कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो -283, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बनना हम मालूम कर सकते हैं। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड मालूम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड मालूम है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा मालूम नहीं है। तो बेटा ये वैल्यू पुट करोगे तो आंसर निकल आएगा। तो ये हैसिस लॉ का मजीद यूज किया जा सकता है। तो बेटा ये हैसिस लॉ, ये प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है जिनमें से अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अल्लाह हाफिज।